हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका द 10 मिनट शो में। बिल्कुल, अब घड़ी में मेरी में तो 8:51-52 हो रहे हैं। यहां से आने वाला 10 मिनट हम लोग बिना समय गंवाए किसके ऊपर बात करेंगे? यूनेस्को के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि यूनेस्को जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का आपके क्या मतलब फुल फॉर्म। दोस्तों, यूनेस्को की जरूरत कब पड़ी? यूनेस्को को बनाने का कारण क्या बना? एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1919 ईस्वी, बात 1919 की है। एक बहुत बड़ी संस्था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एग्जिस्ट हुई थी जिसका नाम क्या हुआ करता था? लीग ऑफ नेशन। जिसको किसने बनाया था? वुडरो विल्सन ने। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन बेसिकली बनी हुई थी दो देशों के बीच में युद्ध ना हो उसके लिए। फिर इसी लीग ऑफ नेशन ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो विश्व में शांति, भाईचारा, विश्व विरासत, संस्कृति इनको बढ़ावा दे। तो उसने इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन, लीग ऑफ नेशन ने क्या बनाया 1919 में अपनी मदद के लिए? इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन। वो अपना कार्य करने लगी, लेकिन समय आगे बढ़ा और सेकेंड लीग ऑफ नेशन का मूल कार्य क्या था? लीग ऑफ नेशन का मूल कार्य था वर्ल्ड वॉर न होना। लेकिन इतिहास गवाह है 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो लीग ऑफ नेशन अपना महत्व खो चुका था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने 1945 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। अब इस यूनाइटेड नेशन के ही एक अभिन्न भाग के रूप में बन के आया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख भाग हैं। उन प्रमुख भागों में यूनेस्को का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, यह आपके पेपर में कई बार पूछता है। यदि आप जितने लोग लाइव हो आप या जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का कौन सा है? जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दूं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बताइएगा इसमें से कौन सी है? तो सर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, जिसको दोस्त आप इको एससीओ कहते हो, यह है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का। तो आज के बाद आपको रट जाना चाहिए कि यूनेस्को का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है। क्लियर है? अच्छा, तो सर इस तरीके से तो यूनेस्को बना। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, शायद आपको दिख न रहा हो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 16 नवंबर 1945 को बनी। और बात हुआ कि इसके फर्स्ट हेड कौन होंगे? तो पहले हेड इसके बने जूलियन हैक्सले। कई बार एग्जाम में पूछता है जूलियन हैक्सले को किस देश का नागरिकता प्राप्त था? ब्रिटेन का। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के कुल सदस्यों की संख्या 193 है। लेकिन विभिन्न एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया कि इन 193 देश के अलावा दोस्त इसके 11 सदस्य ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट में हैं। 11 सदस्य ऐसे हैं जिनको आप एसोसिएट मेंबर भी कहते हो। क्लियर है ना? तो 193 प्लस 11 एसोसिएट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन की जो पहली बैठक हुई थी दोस्त, वो पेरिस में हुई थी। और आश्चर्य की बात है कि आपके करंट अफेयर में अगर आज का पूछेगा कि सर यूनाइटेड नेशन की पहली बैठक, जो यूनाइटेड नेशन की पहली बैठक है वो क्या बोलते हैं आपके, कहां पे हुई है? 2021 वाली। तो 2021 वाली बैठक भी मेरे भाई पेरिस में हुई है। क्लियर है? 2022 की अभी तक बैठक नहीं हुई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पहलू यह भी बनेगा यूनेस्को में भारत की ओर से कब कब अध्यक्षता किया है। मुझे उम्मीद है जितने लोग आप इसको सुन रहे होंगे, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति ने 1952 के 7वीं बैठक की एस राधाकृष्णन ने अध्यक्षता की थी। ये दोनों ऐतिहासिक बैठक हैं जो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना चाहिए। साथ ही साथ
9वीं बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने नई दिल्ली 1956 में किया था। तो आज तक 2 ऐसे अवसर आए हैं जब यूनेस्को की होने वाली वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसी भारतीय ने की है। तो एस राधाकृष्णन जी 1952 के पेरिस, अच्छा, और 9वीं बैठक अबुल कलाम आजाद जी। अगले पॉइंट पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक स्थापना, भारत इसका कब सदस्य बना? तो 1946 में। आंद्रे अजोल इसके वर्तमान में फ्रांस से बिलोंग करने वाले हेड हैं, मुख्यालय पेरिस में है। और इसका उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा देना। आपको बताएं, यूनेस्को मेनली शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना संचार के जरिए अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। यूनेस्को द्वारा पहली बार वर्ष 1972 में विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई, जो वर्ष 1975 में क्रियान्वित हुई, जिसके अंतर्गत विश्व के धरोहर स्थलों के लिए संरक्षण के नियम निर्धारित किए गए। उसके बाद यह कहा गया कि अब वर्ल्ड की वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें संरक्षित करना है, तो वो सारी लिस्ट आई। लेकिन दोस्त, अब आपको जानकारी के लिए हम बताएं कि वर्तमान में, हालांकि यह आज से कुछ दिन पहले मैंने बताया, वर्तमान में यूनेस्को में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन 40 विश्व धरोहर स्थल की एक मैंने यहां पे लिस्ट दी है। एक लिस्ट पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि आगरा, अजंता, एलोरा, ताजमहल, महाबलीपुरम, कोणार्क, गोवा के ईसाई घर एवं मठ, ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप याद नहीं रख पाएंगे, या मतलब अभी याद नहीं होगा। उसके अलावा इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो जरा ध्यान से, हम्पी, खजुराहो, केवलादेव, काजीरंगा, मानस, सुंदरवन, एलिफेंटा, ग्रेट निविंगचोल मंदिर, पट्टदकल, ये एक इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी, सांची, हुमायूं। मैं इनको क्यों रोक रहा हूं? मैं इनको इसलिए रोक रहा हूं कि ये आपको याद हैं। जरा अगला देखना, कुतुब मीनार, भारत के पर्वतीय रेलवे, उसके अलावा कालका शिमला रेलवे और भीमबेटका, बोध गया, चंपानेर, जो आपको याद रखने हैं मैं उन्हें बता रहा हूं, क्योंकि बाकी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप आसानी से गेस कर सकते हो कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होंगे। हां, रानी की बाव, उसके अलावा दोस्त कैपिटल बिल्डिंग, ये निश्चित तौर पे किसी को नहीं याद होगा, तो मैं सिर्फ उनके बारे में बोल रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, बाकी आपको ध्यान होगा। उसके अलावा एक ये आपको विक्टोरिया गोथिक आर्क डेको, और हाल फिलहाल में एक चीज ये 38वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि ये यूनेस्को का भारत की तरफ से एकमात्र मिश्रित स्थान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। क्लियर है ना? इसका आपको यह भी याद रखना होगा कि यह किस वर्ष शामिल किया गया। साथ ही साथ मेरे दोस्त, रामप्पा मंदिर, जिसे आप रुद्रेश्वर मंदिर कहते हो, 25 जुलाई 2021 को, ये दोनों करेंट अफेयर के हिसाब से जरूरी हैं। साथ ही साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, वैसे जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त वो होती हैं जिसे हम छू सकें, जैसे लाल किला को आप छू सकते हो। अमूर्त विरासत वो होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन वो आपकी विरासत हैं, जैसे कोई नृत्य, अब नृत्य को आप छू नहीं सकते, कोई गायन, कोई मौखिक चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते। अभी देखो, दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसे हम लोग अपने अमूर्त विरासत में अभी हाल फिलहाल में शामिल किए हैं। आप मेले को या पूजा को छू नहीं सकते, लेकिन वो क्या है? आपकी एक विरासत है, आपकी एक परंपरा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने कुंभ मेला तक ही लिया है, लेकिन दुर्गा पूजा वाले को आप लोग शामिल करिएगा। साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक स्थल हैं जो भारत की विरासत में शामिल है, इनको आप टच कर सकते हो। आप नेशनल पार्क को जाके पेड़ पौधे, जंतु जानवर टच कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्त, ये है आपका काकती रुद्रेश्वर तेलंगाना का मंदिर। और आज जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज ही यूनेस्को ने अपने 4 भारत के स्थलों को, आंध्र प्रदेश के 2, महाराष्ट्र का 1, जिसमें हमने आपको बताया था कि वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश का, मोनोलिथिक मंदिर, ये सब यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बनेगा काकती या रुद्रेश्वर मंदिर। साथ ही साथ दोस्त, धौलावीरा, धौलावीरा जिसके बारे में मैं आपको कई बार बताता हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। धौलावीरा, धौलावीरा से यूनेस्को से तो ये पूछ सकता है कि ये क्या है। धौलावीरा से हमें खेल का मैदान, स्टेडियम प्राप्त हुआ था। धौलावीरा एकमात्र शहर है दोस्त हड़प्पन सभ्यता का
जो ये एकमात्र शहर जो 3 भाग में विभक्त था। ठीक है ना, मैं ये 3 लाइन जानबूझ के खींचूंगा कि आपको याद रहे कि सर ने कहा था 1, 2, 3 में विभक्त था। धौलावीरा से ही दोस्तों हमें नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेवला सांप, समझ रहे हो ना, नेवले की जो मूर्ति है दोस्त वो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी देश को बधाई दी थी कि भैया आप जानिए कि ये हमारा अगला स्थल है। साथ ही साथ मुझे दोस्तों उम्मीद है कि यूनेस्को में आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हां, अगर कभी क्वेश्चन पेपर को टफ करना होता है तो आपसे क्या वो पूछ देता है। अब जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें भी रुको उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा किसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, बस 1 सेकेंड रुक जाओ, ये वाला जरूर याद रखना। उसके अलावा संकीर्तन, नवरोज और मेदियेट्टू, ये ऐसे 4 नाम हैं जो आपको डिफिकल्ट होगा याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा यूनेस्को में आप ना भी पढ़ें, अगर मौका मिला तो बिल्कुल पढ़ें। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को दोबारा जरूर सुनना और आपको यूनेस्को का एक एक पॉइंट याद आ जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। और एक बात याद रखना, कल शाम 7 बजे मेरी मैराथन क्लास है करंट अफेयर की, उसमें जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।